2026 में अगर आप एक ऐसा करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें क्वालिफिकेशन का कोई बैरियर ना हो, जिसमें एज लिमिट की कोई टेंशन ना हो, जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम में भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप फ्रीलांसिंग में भी काम कर सकते हैं, और अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे करियर ऑप्शन की तलाश में, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम एक बेस्ट करियर ऑप्शन के बारे में बताएंगे, जैसा मैंने वीडियो के इंट्रो में आप सभी को बताया। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, उस करियर ऑप्शन के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, तब आपको आइडिया लगेगा कि वो करियर ऑप्शन जो है वो बेस्ट क्यों है। यहाँ पे मैंने ना एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसमें इंडियन रिनोवेशन मार्केट के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो रिनोवेशन मार्केट है वो 3 लाख करोड़ की मार्केट है, और ये एनुअली जो है 9 to 10% CAGR के रेट से बढ़ रही है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी 6-7% के आसपास से एनुअली ग्रो कर रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्टर अगर आप देखोगे तो लगभग 10% की ग्रोथ रेट से जो है वो बढ़ रहा है। रिनोवेशन का मतलब क्या होता है? रिनोवेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी का घर है, 5 साल, 10 साल, 15 साल कोई घर पुराना घर है और वो उसको कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो ये सारी चीजें जो है रिनोवेशन के अंदर आती है। क्लियर? तो रिनोवेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट एक और इमेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इंडियन इंटीरियर डिजाइन की जो मार्केट है वो 2.2 लाख करोड़ है। ये भी लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट है, क्योंकि इसमें कुछ अनऑर्गेनाइज भी है। तो ये लगभग जैसे मैंने पढ़ा था तो 2.95 के आसपास जो है ये आ रहा था। लेकिन सबसे दिलचस्प जो बात है वो क्या है, 12 से 15% का CAGR है। 12 से 15% का मतलब एनुअली डबल डिजिट के अंदर ये सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। तो जब कोई सेक्टर ग्रो करता है तो वो सेक्टर अपने साथ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेके आता है। अब इस पर्टिकुलर सेक्टर का इतनी तेजी से बढ़ने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडियंस की लाइफस्टाइल दिन पे दिन चेंज हो रही है। दूसरा, हमारी ना अर्निंग कैपेसिटी, खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। पहले हमारी मेंटेलिटी थी थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप की, हम थोड़ा सेविंग पे ध्यान देते थे, लेकिन धीरे 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 जैसे सोशल मीडिया आ रहा है और नई नई चीजें आ रही है, तो अब हमारा जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। अब हम सेविंग से ज्यादा खर्च करने की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है, लोगों को लग्जरी जो है वो काफी अट्रैक्ट कर रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट कल्चर जब से बढ़ा है, तो ना इंटीरियर डिजाइन का जो स्कोप है वो काफी तेजी से बढ़ा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अर्बनाइजेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है। आप देखो कितनी तेजी से सिटीज जो है वो एक्सपेंड हो रहे हैं। इनकम लोगों की इंक्रीज हुई है। अगर आप कुछ सालों में देखोगे तो ना लोगों की इनकम काफी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा अब जैसे सोशल मीडिया जब से आया है तो लोग दिखावा ज्यादा करने लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ना लग्जरी काफी अट्रैक्ट कर रही है। पहले लोगों को लग्जरी उतना अट्रैक्ट नहीं करती थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तब से लोगों को ये चीजें काफी अट्रैक्ट करने लगी हैं। इसके अलावा देखोगे तो नए नए घर बन रहे हैं, ओनरशिप। इसके अलावा आज के टाइम पे क्या है कि लोन वगैरह की जो फैसिलिटी है ना वो काफी इजी है। तो इंसान जो है ना, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा भी खर्च करने में आज के टाइम पे पीछे नहीं उठता है, क्योंकि अगर उसका बजट नहीं है तो वो लोन वगैरह के थ्रू जो है चीजें कर लेता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो करियर ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस करियर ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग की। तो ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है। यहाँ पे देखो, आपको ना क्वालिफिकेशन का कोई मैटर नहीं है। आपने बीटेक किया है, एमबीए किया है, बीसीए किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, आपने कुछ भी क्वालिफिकेशन आपकी हो, आप बड़े आराम से इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में काम कर सकते हो। इसके अंदर एज का कोई बैरियर नहीं है। आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, तो भी आप इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा इस फील्ड की ना सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपना बिजनेस जो है वो बड़े आसानी से स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में काफी सारे काम जो है इस फील्ड के अंदर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो मतलब कुल मिला के ये है कि रिस्ट्रिक्शंस कम है और अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा है। लेकिन एक्चुअल में हमें इंटीरियर डिजाइनिंग की स्किल्स जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमें नहीं पता होती। ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सीखने से आप इंटीरियर डिजाइनर नहीं बनने वाले हैं। इसलिए आज के टाइम पे अगर आप देखोगे,
बच्चे सॉफ्टवेयर सीख के भी मार्केट के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखना और इंटीरियर डिजाइनर बनना, उसमें दोनों में काफी बड़ा जो है वो गैप है। तो इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए आपको क्या स्किल रिक्वायर्ड रहेगी, वो स्किल मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो स्किल जो रहेगी वो रहेगी स्पेस प्लानिंग की। एक इंटीरियर डिजाइनर का काम क्या होता है, जो भी स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस को इस तरीके से उसकी प्लानिंग करें कि जो सामने वाला क्लाइंट है उसकी सारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, उसके बजट के अंदर फुलफिल हो जाए, और जिस तरह की लग्जरी वो चाह रहा था उस तरह की लग्जरी भी उसको फील हो जाए। ऐसा नहीं है कि देखो लग्जरी सिर्फ पैसे से ही आती है। अगर आपका डिजाइन कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपने राइट मटेरियल का सिलेक्शन किया है, राइट डिजाइन का सिलेक्शन किया है, तो आप कम बजट के अंदर भी एक अच्छी खासी जो है लग्जरी एक क्लाइंट को जो है वो ऑफर कर सकते हैं। तो एक इंटीरियर डिजाइनर को यही सीखना है कि उसे स्पेस की प्लानिंग जो है वो कैसे करनी है। मान लो कोई एक रूम है, उस रूम के अंदर उसको किस तरीके से प्लानिंग करनी है कि सारी चीजें प्रॉपर वे में एडजस्ट हो जाए। तो स्पेस प्लानिंग सबसे पहला जो है स्किल है जो एक इंटीरियर डिजाइनर को आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट होता है मटेरियल की नॉलेज। देखो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर सारा खेलना मटेरियल सिलेक्शन का है। क्लियर। अब आपको मटेरियल की नॉलेज होगी तभी तो आप मटेरियल का सिलेक्शन कर पाओगे ना। आपको मटेरियल के बारे में नहीं पता कि किस टाइप का मटेरियल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, आप इंटरनेट से, पिंटरेस्ट से आप इमेज डाउनलोड करके सेम इमेज कॉपी करके तो क्लाइंट को दे दोगे, लेकिन उसमें क्या मटेरियल यूज हो रहा है वो आपको आइडिया ही नहीं लग पाएगा। तो आपको मटेरियल की नॉलेज काफी अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको मटेरियल की नॉलेज काफी अच्छे से है तो आप क्लाइंट को उसका रेट भी दे पाओगे। दूसरी चीज जो है आप उसको एग्जीक्यूट भी करवा पाओगे। अब आपको मटेरियल की जानकारी नहीं है, क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, आपने कोई भी इमेज इंटरनेट से डाउनलोड करी और क्लाइंट को भेज दी कि सर देखो इस तरह के डिजाइन हम आपके बनाएंगे। अब क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है इसका रेट बता दीजिए। अब आपको मटेरियल ही नहीं पता कि मटेरियल क्या है, क्या यूज होगा उसके अंदर, तो आप उसको रेट क्या दोगे, घंटा। तो इसलिए मटेरियल की नॉलेज आपको काफी अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कलर थ्योरी। पूरी इंटीरियर डिजाइनिंग की जो थीम है ना वो कलर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कलर्स ही ये डिसाइड करते हैं कि जो डिजाइन हमने बनाया है वो किस तरीके का दिखेगा। तो अगर आपने सब कुछ स्पेस प्लानिंग प्रॉपर कर लिया, मटेरियल सिलेक्शन को भी आपको समझ में आ गया, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन ही आपको प्रॉपर नहीं आता है, तो आप चाहे कितना भी महंगे से महंगा मटेरियल क्यों ना लगा लें, आप उस पूरे के पूरे जो भी आप लुक देना चाह रहे थे उस तरह का लुक जो है वो क्लाइंट को नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटीरियर डिजाइनर को कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो काफी अच्छे से आना चाहिए। सामने वाला जो क्लाइंट है उसकी साइकोलॉजी क्या है, देखो हर कलर हर किसी को पसंद नहीं आता है। मुझे हो सकता है कि मान लो एग्जांपल लेते ही मुझे डार्क पसंद है, किसी को हो सकता है कि लाइट पसंद हो, किसी को बहुत चमकता धमकता कलर कॉम्बिनेशंस पसंद होता है, किसी को बड़ा सॉफ्ट टाइप से चाहिए होता है कि बड़ा सॉफ्ट रहे। तो हर किसी की साइकोलॉजी जो है वो अलग होती है। तो जब आप किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं तो उसकी साइकोलॉजी समझ के ही आप उसका इंटीरियर जो है वो डिजाइन करते हैं, क्योंकि अगर आपने उसकी साइकोलॉजी नहीं समझी और अपनी साइकोलॉजी जो है उसके ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करी तो आपका डिजाइन कभी भी अप्रूव नहीं होने वाला। ये चीज आप ध्यान रखना। तो एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर वही होता है जो क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझ के उसके हिसाब से डिजाइन प्रिपेयर करे। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइटिंग डिजाइन। आप देखना कभी एक किसी एवरेज आदमी या किसी एक लोअर कैटेगरी के आदमी के घर में जाना, आपको उसके घर में थोड़ा सा मतलब अंधा अंधापन सा दिखेगा, मतलब कि लाइटिंग जो है उसके घर में आपको बड़ी कम दिखेगी। कुछ लोग तो हालांकि मतलब लाइट जो है वो एक्स्ट्रा लाइट जलाना ही पसंद नहीं करते कि कहीं बिजली का बिल जो है वो ज्यादा ना आ जाए। लेकिन जब आप किसी बड़े आदमी के घर में जाना तो आप ना खुद ही डिफरेंस महसूस करोगे। उसके घर के अंदर आपको अगर मान लो 2 लाइट की रिक्वायरमेंट है तो आपको 2 लाइट एक्स्ट्रा जलती हुई दिखेगी। ठीक है, बड़ा चमकता धमकता घर जो है वो दिखेगा, और वो सारा किसकी वजह से होता है, लाइटिंग की वजह से। तो इसीलिए इंटीरियर डिजाइन के अंदर आप कैसा फील करेंगे, आपका डिजाइन कैसा फील करेगा, उसके अंदर लाइटिंग का बड़ा जो है रोल होता है। तो किस टाइप की लाइट यूज करनी है, क्या उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो व्हाइट में रहेगी या फिर येलो कलर जो होता है ना थोड़ा सा डार्क मतलब येलो की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से आपको किस टाइप की लाइट आपको लेनी है, वो सारी की सारी चीजें भी एक इंटीरियर डिजाइनर को जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेजरमेंट एंड द स्केलिंग। देखो क्या होता है कि मान लो मैं एक सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। अगर आपने सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई भी घर का डिजाइन वगैरह बनाया तो वहां पे 2 4 5 mm 10 mm अगर बड़ी साइट है तो उसमें 10 20 mm 50 mm तक का भी डिफरेंस जो है वो चल जाता है। और ये साइट पे होता भी है कि 5 7 10 mm का डिफरेंस जो है वो वहां पे चलता ही चलता है।
लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर ये होता है कि अगर आपका कुछ का भी डिफरेंस है ना, तो भी वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो आपने अलमीरा आपने बनाई, डिजाइन बनाया, उसके बाद उसका मेजरमेंट लेके आप फैक्ट्री में उसको बनाने लगे और उसके बाद जब साइट पे लाके उसको इंस्टॉल करोगे ना, तो वो इंस्टॉल ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बहुत ही के भी मार्जिन जो है ना, वो बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए मेजरमेंट करना आपको काफी अच्छे से आना चाहिए, किस तरीके से उसका मेजरमेंट किया जाता है, स्केलिंग पे कैसे उसका स्केल करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डिजाइन को थोड़ा अलग या थोड़ा बड़े साइज में दिखाने के लिए या उसको छोटे साइज में दिखाने के लिए क्या करते हैं, ड्राइंग के अंदर उसकी स्केलिंग कर देते हैं ताकि क्लाइंट को एक अच्छा डिटेल व्यू उसका दिख सके। तो ये सारी चीजें, मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें आपको काफी अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है हैंड स्केचिंग। देखो हैंड स्केचिंग क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि आप क्लाइंट के पास गए मीटिंग करने के लिए, क्लाइंट ने आपसे इंस्टेंट पूछा कि इस पे क्या डिजाइन बन सकता है। तो अगर आपके पास हैंड स्केचिंग आपको अच्छे से आती है तो आप वहां पे एक रफ स्केच बना के उसको दे सकते हैं। या कई बार क्या होता है कि आप इंटीरियर डिजाइनर हो और आपका कोई ड्राफ्टमैन है और आप उसको कुछ चीज समझाना चाह रहे हो कि ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा है, उसके पास वो इमेजिनेशन नहीं है, या जो चीज आप सोच पा रहे हो वो चीज वो नहीं सोच पा रहा है। तो कई बार इसकी वजह से क्या होता है कि एक गैप बन जाता है या फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी ये हो जाता है। तो कई बार इसका गलत इंप्रेशन भी सामने वाले के ऊपर चला जाता है कि आप क्लाइंट आपसे कुछ जानना चाह रहा है और आप उसका स्केच नहीं बना पा रहे हो। तो उस केस के अंदर आपके पास में वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप हाथ से एक रफ स्केच बना के उसको सामने वाले को दिखाए, क्लाइंट को दिखा सकते हैं, या फिर जो आपका ड्राफ्टमैन है उसको आप ये चीजें दिखा सकते हो। तो हैंड स्केचिंग जो है काफी अच्छे से जो है वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट, बजटिंग। सबसे बड़ा खेल है इंटीरियर डिजाइनिंग का, बजटिंग। आप किसी भी क्लाइंट से मीटिंग करने जाओगे, उसका सबसे पहले सवाल यही होगा कि कितना पैसा लग जाएगा, कितना पैसा जो है वो लग जाएगा। या फिर मान लीजिए क्लाइंट ने बोला कि भाई पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप लग बनाओ जो आपको बनाना है, लेकिन फिर भी आपको अपने लिए भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, क्लाइंट को एक पैसा बताना तो पड़ेगा ना एटलीस्ट, कि भाई हम 2,000 रुपये स्क्वायर फीट में इंटीरियर करेंगे, 1,500 रुपये में करेंगे, 3,000 रुपये में स्क्वायर फीट में करेंगे, या एक लमसम अमाउंट आप क्लाइंट को दोगे कि भाई हम 50 लाख रुपए में आपके घर का इंटीरियर करेंगे। तो बजटिंग कैलकुलेशन करना काफी अच्छे से आना चाहिए, और बजट वही कैलकुलेट कर सकता है जिसको ये सारी चीजें आती हो। आपको मटेरियल आता है, आपको मेजरमेंट प्रॉपर करना आता है, ठीक है, आपको मटेरियल की प्रॉपर नॉलेज है, आपको जो डिजाइन है, कलर्स है, उन सब की प्रॉपर नॉलेज है, तो ही तो आप बजटिंग कर पाओगे ना। तो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर बजटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्लाइंट का यही सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई कितना पैसा लगेगा। तो बजटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है वेंडर मैनेजमेंट। देखो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर ना जब वर्क एग्जीक्यूट होता है तो बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग वेंडर लगता है। हमें इलेक्ट्रीशियन की जरूरत भी पड़ती है, प्लम्बर की जरूरत भी पड़ती है, कुछ केस के अंदर हमें वाटर प्रूफिंग करने वाले की भी जरूरत पड़ती है, हमें सिविल वर्क के लिए लेबर मिस्त्री की भी जरूरत हमें जो है पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ तोड़ फोड़ भी वहाँ पे साइट पे करनी पड़ती है, कुछ नया क्रिएट भी करना पड़ता है, हमें कारपेंटर की जरूरत हमें पड़ती है, हमें पेंटर की जरूरत पड़ती है, पीओपी का काम करने वाला अलग होता है, इसके अलावा जो जिप्सम का काम करने वाला होता है वो अलग होता है, कुछ स्पेशल डिजाइन हमने ऐसा बना दिया या कुछ आर्ट वर्क है तो उसके लिए अलग हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मल्टीपल वेंडर्स जो है हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मल्टीपल्स वेंडर मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स भी मल्टीपल हो जाएंगे और जिनसे मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो भी मल्टीपल हो जाएंगे। तो आपके अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए कि आप उनको प्रॉपर मैनेज कर सको। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब साइट पे वर्क एग्जीक्यूट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो चीज ड्राइंग में अच्छी दिख रही है वो हो सकता है साइट पे वैसी ना दिखे, या जो चीज हमने सिस्टम पे बनाई है वो हो सकता है कि ऑन साइट वो चीज बनाने में काफी प्रॉब्लम आए। तो साइट पे जब वर्क एग्जीक्यूट होता है खासकर इंटीरियर डिजाइनिंग का, और कोई ऐसी पार्टी है जो पैसे देने से पीछे नहीं हट रही है, तो उस केस के अंदर हमें बेसिकली हमारा मोटिव ही ये हो जाता है कि हमें क्लाइंट को किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना है। तो हमारे अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम साइट पे आ रही है तो हम उसको मैनेज कर सके, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको प्रॉपर वे में जो है वो मैनेज कर सके। यही एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर की जो है स्किल्स होती है। कई बार क्या होता है कि हम साइट पे फर्स्ट मीटिंग करने गए और वहीं पे क्लाइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछने लगता है कि हम उसके ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाते, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारी जो है कुछ स्किल्स हैं। हाँ, इसके अलावा एक ट्रेंड एनालिसिस, ये एक लास्ट है आपका।
ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है, देखो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, नए नए मार्केट के अंदर मटेरियल नई मार्केट के अंदर आ रहे हैं, लाइटिंग वगैरह नई नई आ रही हैं, फर्नीचर्स वगैरह नए नए मार्केट के अंदर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो अगर हमें पता नहीं होगा कि किस टाइप का मटेरियल या किस टाइप का ट्रेंड जो है मार्केट के अंदर ट्रेंड में चल रहा है, तो हम क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे। आज के टाइम में क्लाइंट स्क्रॉल करके रील्स वगैरह देख के वैसे ही दिमाग में अपने एक इमेज बना लेता है कि मुझे इस तरह का डिजाइन चाहिए, मुझे इस तरह का लुक चाहिए। तो अगर हमें उस मटेरियल की जानकारी नहीं होगी, उस ट्रेंड की जानकारी नहीं होगी, तो हम क्लाइंट को क्या जो है वो ट्रेंड या डिजाइन उसको बना के दे पाएंगे, नहीं बना के दे पाएंगे। तो हमें ट्रेंड की जो है काफी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ये टोटल 10 स्किल्स हैं। सॉफ्टवेयर इसके बाद आता है, इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि इंटीरियर डिजाइनर का मतलब सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर सीख लिए तो मैं बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसलिए आज के टाइम पे भी लोग सॉफ्टवेयर सीखने बाद भी या तो बेरोजगार घूम रहे हैं, या फिर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जॉब के अंदर। तो इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है। लोग लगे पड़े हैं, 3ds मैक्स सीख लिया, स्केचअप सीख लिया, वीरे सीख लिया, लुमियन भी सीख लिया, किसी ने बता दिया कि भाई एंस्केप भी सीख लिया, एंस्केप भी सीख लिया, ऑटोकैड भी सीख लिया। 7-8 सॉफ्टवेयर सीखे हुए फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कोई डिजाइन आता है तो फिर भी इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, जाके इंटरनेट से इमेज उठाते हैं और उसको कॉपी कर देते हैं। पिंटरेस्ट से डिजाइन उठाते हैं, वहां पे जाके उसको जो है कॉपी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये स्किल्स नहीं है। तो ये स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे भी कोर्स ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप जरूर डिस्कस करो कि ये सब चीजें क्या हमें सिखाई जाएंगी। नहीं, पार्ट ही नहीं है इस चीज का, ठीक है। सॉफ्टवेयर आप लास्ट में जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो उसके लास्ट में आप जो है इसको सीख सकते हो। और लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर से आपको ये स्किल्स जब तक नहीं आएंगी तब तक आप डिजाइन जो है वो नहीं बना पाओगे। इसके अलावा अगर आप जो है इंटीरियर डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह के कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। बाकी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सारी स्किल्स मैंने बताई है इनकी फ्री सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप जो वीडियो वाला सेक्शन होता है वहाँ पे भी जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे वो सारी सीरीज डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।